कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय न मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो कॉफी पर कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। और आज जो सवाल हम लेकर आए हैं चर्चा के लिए, वो सवाल इन दिनों सबकी जुबान पर है। क्या मुसलमानों के सबसे बड़े नेता ओवैसी बनने जा रहे हैं? क्या बड़े मौलानाओं का सपोर्ट ओवैसी को मिल रहा है? ओवैसी और मदनी के बीच में झगड़ा जो है वो आखिर क्या वर्चस्व की लड़ाई है? और क्या देश में आजादी के बाद मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई बड़ा मुस्लिम लीडर जो है वो सामने क्यों नहीं आता है? हमेशा उसे किसी दूसरे दल के साथ वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर पे क्यों रहता है? इन तमाम पहलुओं को हम समझेंगे आज अपने खास मेहमानों के साथ। लेकिन जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं यहाँ, आप इस शो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, कमेंट हो, आप हमें #कॉफी पर कुरुक्षेत्र इसका इस्तेमाल कर कर आप हमें भेज सकते हैं। शो के दौरान मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि उन सवालों पर जरूर बात हो जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम अपने पैनल से आपका तारुफ करवा दें। हमारे साथ कुर्बान अली जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। प्रदीप सिंह जी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। और शांतनु गुप्ता हमारे साथ इस वक्त हैं, राजनीतिक विश्लेषक। कुर्बान अली जी, सबसे पहला सवाल आपसे आज शुरू करते हैं। आमतौर पर हम प्रदीप जी के साथ शुरुआत करते हैं शो की, क्योंकि मुद्दा ऐसा है कि लोगों को लगता है कि भाई मुसलमानों के बीच में क्या वहां भी वर्चस्व की गुटबाजी, जात पात, ये सब होता है क्या? जात पात तो एक रियलिटी है हिंदुस्तान की, तो उसमें कोई धर्म बचा हुआ नहीं है, चाहे वो इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, सिखिज़्म हो, बुद्धिज़्म हो। लेकिन जहाँ तक ये लीडरशिप की जो बात है, 1947 से 77 तक मुसलमान पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के साथ था और जवाहरलाल नेहरू को अपना नेता मानता था। और मौलाना आज़ाद थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, राजेंद्र प्रसाद थे, बाकी तमाम लोग उस वक्त उनके ऊपर पूरा विश्वास था और उसे कभी कोई इनसिक्योरिटी की फीलिंग नहीं हुई। 1977 में उत्तर भारत में ज़्यादातर बहुमत जनता का कांग्रेस के ख़िलाफ़ था, ज़ाहिर है उसमें मुसलमान भी शामिल थे। और उस वक्त मुसलमानों ने जनसंघ के जो उम्मीदवार थे, जो जनता पार्टी की शक्ल में चुनाव लड़ रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के तमाम लोगों को समर्थन दिया था। सिकंदर बख्त मंत्री बने थे मोरारजी कैबिनेट में, और ये बात नहीं थी। लेकिन 80 के बाद जब इंदिरा गांधी दोबारा सत्ता में आईं आरएसएस की मदद से, तो फिर ये डिवीज़न शुरू हुआ कि सांप्रदायिक मुद्दों पर ध्रुवीकरण किस तरफ हो रहा है। और उसके बाद भी जाहिर है कि जो मुसलमान के पास में चॉइस थी कांग्रेस के ख़िलाफ़, लोकदल था उत्तर प्रदेश में और बिहार में, और जगन्नाथ मिश्रा उसके नेता थे, एच.एन. बहुगुणा थे, चौधरी चरण सिंह थे, कर्पूरी ठाकुर थे। ये सारे लोग थे जिनके साथ मुसलमान अपना विश्वास व्यक्त करता था। लेकिन ये जो छोटे अब नए मुसलमानों के सो कॉल्ड लीडर्स पैदा हुए हैं, जिनका आपने अभी जिक्र किया, उनका दायरा अपने संसदीय क्षेत्र से बाहर नहीं है। और एक और चीज़ मैं जोड़ूं कि मुस्लिम वोट बैंक जैसी कोई चीज़ नहीं है, ये एक मिथ है। हिंदुस्तान में मुसलमान उसी तरह से वोट करता है जिस तरह से बाकी देश की जनता। 32 वर्षों तक लेफ्ट फ्रंट का जलवा था पश्चिम बंगाल में, और ज़्यादातर उस वक्त मुसलमान लेफ्ट फ्रंट के साथ होता था। लेकिन जब उसको एक ऑल्टरनेटिव मिला ममता बनर्जी की शक्ल में, वो ममता बनर्जी का समर्थन कर रहा है, वो इवन नीतीश कुमार तक का समर्थन करता है। वो इस वक्त महाराष्ट्र में शिवसेना, जो उसके हमेशा 36 का आंकड़ा रहा, उसका समर्थन कर रहा है। तो ये लोग हैं, ये एक 2 संसदीय सीट वाले हैं, और 5 या 6 संसदीय क्षेत्र ऐसे हैं जहां मुसलमानों की आबादी 50% से ज़्यादा है, जहां से आमतौर पर मुस्लिम उम्मीदवार जीत के आते हैं, जिनमें 2 केरला की सीटें हैं, एक ये हैदराबाद की सीट है, और 2-3 कश्मीर और 2 बंगाल में। यानी ओवैसी मुसलमानों की लीडर नहीं बनने जा रहे? बिल्कुल नहीं। प्रदीप जी? नहीं, पहले तो कुर्बान साहब ने जो बात कही कि 1980 में आरएसएस की मदद से इंदिरा गांधी जीत कर आई, बिल्कुल गलत बात है। ये इंदिरा गांधी का अपमान है। आरएसएस के बारे में तो कुछ भी बोलने की छूट है। तो इंदिरा गांधी का जो कद था और जनता पार्टी जिस तरह से आपस में लड़ी, पार्टी टूटी, सरकार गिरी, उसकी वजह से लोगों का मोह भंग हुआ। और कांग्रेस अल्टरनेटिव के रूप में मौजूद थी, इंदिरा गांधी के कद का कोई नेता नहीं था, तो इसलिए जो है वो कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई। एक बात।
और इस बात से भी मैं सहमत नहीं हूं कि मुसलमान वोट बैंक नहीं है। मुसलमान को वोट बैंक 47 के बाद से लगातार बनाया गया है और वो बना है। ये वक्फ एक्ट ले लीजिए, प्लेसेस वर्शिप एक्ट ले लीजिए, ये सब कानून मुसलमान को वोट बैंक बनाए रखने के लिए है। और मुसलमान उसको, चाहे आप पश्चिम बंगाल की बात कर लें, चाहे किसी और राज्य की बात कर लें, सीपीएम की बात कर लें, टीएमसी की बात कर लें, जो हिंदू के विरोध में होगा उसके साथ मुसलमान रहेगा, जो पार्टी होगी, जो नेता होगा। और ये बात मैं इसी प्रोग्राम में एक बार पहले कह चुका हूं, आज फिर दोहरा रहा हूं। ये विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अरुण जेटली से कही थी, स्वर्गीय अरुण जेटली से, जब उन्होंने जनमोर्चा बनाया। उनका पहला जनमोर्चा का अनाउंसमेंट होने से पहले मुंबई में पहला प्रोग्राम होने जा रहा था, और उनका प्रोग्राम जो है आयोजित कर रहा था एबीवीपी, बीजेपी से जुड़ी हुई जो संस्था है छात्रों की। तो उससे पहले जाने से एक दिन पहले उन्होंने बयान दिया शिवसेना के खिलाफ। अरुण जेटली उनसे मिलने गए कि आप क्या कर रहे हैं, शिवसेना का हमारा अलायंस है इतना पुराना, और आप मुंबई जा रहे हैं, मुंबई में शिवसेना की क्या ताकत है आपको मालूम है, फिर भी आप जो है उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं। और उनका, तुम लोग सेकुलर पॉलिटिक्स को समझते नहीं हो। सेकुलर पॉलिटिक्स में मुसलमानों के हित के लिए कुछ नहीं करना होता। मुसलमान जिसके विरोध में सबसे ज़्यादा है उसके खिलाफ बोलना पड़ता है। तो बताओ, मुंबई में, महाराष्ट्र में मुसलमान सबसे ज़्यादा नापसंद किसको करता है? तो ये पॉलिटिक्स है, ये सोच है। दूसरी बात, 77 से नहीं, 1967 में जाना पड़ेगा, जब मुस्लिम मजलिसे मुशावरात बनी। तब वो संस्था ने तय किया कि हम किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे, हम कैंडिडेट देखेंगे, उसके आधार पर हम वोट देंगे। और ये फैसला 67 के चुनाव नतीजे के बाद आया, जब 67 में कांग्रेस जो है कमज़ोर हुई। तो उसके बाद वहाँ से रीथिंकिंग शुरू हुई मुस्लिम समाज में कि कांग्रेस के साथ जो हम 47 से जुड़े हुए हैं, अब हमको विकल्प पर भी विचार करना चाहिए। ये डिपेंडेंस जो कांग्रेस पर है, ये इसको ज़्यादा लंबे समय तक जारी नहीं रख सकते। लेकिन वो एक्सपेरिमेंट काम आया नहीं, मतलब चल नहीं पाया। 77 में एक विकल्प मिला, 77 में एक पार्टी बनी, जयप्रकाश नारायण का जो की अगुवाई में जो है वो आंदोलन हुआ था। पूरे देश में माहौल था कांग्रेस के खिलाफ, इमरजेंसी की ज्यादती के खिलाफ। उसके कारण जो है जनता पार्टी को सभी वर्गों का समर्थन मिला। लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि दक्षिण में जनता पार्टी को उस तरह का समर्थन नहीं मिला। उस बुरी हालत में भी कांग्रेस को 154 सीटें लोकसभा की मिली। तो इसलिए ये कहना कि मुसलमान वोट बैंक नहीं है, कम से कम मतलब ये मेरी निजी राय है, कोई असहमत हो सकता है, जरूरी नहीं कि सब लोग सहमत हो उससे। ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं है। आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में ही नारा लग चुका है मुलायम सिंह यादव के जमाने में कि पहले अपना भाई, फिर जे भाजपा हराई, उसके बाद सपाई। ये मुस्लिम समाज से ही उठा हुआ नारा है। तो जहां भी आप देखिए मुसलमान वोट करता है इस आधार पर कि कौन हरा सकता। आप बताइए, अभी 2022 के ही चुनाव में उत्तर प्रदेश विधानसभा के 100 से ज्यादा टिकट दिए मायावती ने, बहुजन समाज पार्टी ने मुसलमानों को। एक भी उम्मीदवार नहीं जीता। बीजेपी से सवाल पूछा जाता है, आप उम्मीदवार कितने देते हैं? आप उम्मीदवार ही नहीं खड़ा करेंगे, कैंडिडेट नहीं बनाएंगे, वोट क्यों मिलेगा? तो मायावती तो इतने कैंडिडेट देती हैं, लोकसभा में देख लीजिए, विधानसभा में देख लीजिए, और इसके बावजूद उनको वोट नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी के साथ सरकार बना चुकी है। हमेशा मुसलमानों के मन में डर रहता है कि इनको जिताया तो जरूरत पड़ने पर ये बीजेपी के साथ जा सकती है। शायद यही वजह है कि ओवैसी भी स्वीकार्य नहीं होते कि बी टीम है। 10 सेकंड के लिए सिर्फ प्रदीप जी ने कहा कि मुसलमान हिंदू विरोधी है। मैं इस पे घोर आपत्ति दर्ज करता हूं। मुसलमान बीजेपी विरोधी है और बीजेपी को हराने के लिए जो भी शक्ति बनती है वो उसके साथ जाता है। जिस नारे का इन्होंने जिक्र किया, मैं नहीं जानता कि वो नारा कहाँ लगा, लेकिन हाँ मुझे ये नारा ज़रूर याद है कि जब मिले मुलायम काशी राम तो हवा हो गए जय श्री राम। ये पिछड़े और दलितों ने उत्तर प्रदेश में ये नारा ज़रूर लगाया था। ये पिछड़े दलितों ने नहीं, असेंबली में, उत्तर प्रदेश की असेंबली में ये नारा लगा। तो ये बाहर का नारा किसी राजनीतिक दल का नारा नहीं था, ये असेंबली के अंदर लगा हुआ नारा था। एक बात। दूसरी बात, बीजेपी के खिलाफ क्यों है? क्योंकि बीजेपी हिंदुओं की प्रतिनिधि मानी जाती
है कि नहीं उस पर बहस कर सकते हैं आप, लेकिन परसेप्शन है कि बीजेपी मतलब हिंदू पार्टी है, मतलब हिंदुइज्म। तो अगर आपको हिंदू के खिलाफ होना है तो बीजेपी के खिलाफ होना। ये कैसे हो सकता है कि आप बीजेपी के समर्थन में रहें और कहें कि हम ये गलत बात है कि आप हिंदुओं के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ हैं। इसमें बहुत बड़ा अब हम एक दूसरी बात पे आ जाते हैं इसको, क्योंकि ये आपके लिए डिबेट का विषय है। आज हमारे ओवैसी के न्यू सुप्रीम लीडर हैं, और क्या यही वजह है कि जो आपने कहा कि मायावती का इंक्लिनेशन बीजेपी के साथ हो सकता है, कि यही वजह है कि ओवैसी को बार बार कहा जाता है बीजेपी की बी टीम, बीजेपी की बी टीम? बिल्कुल ठीक मुद्दा उठाया। ओवैसी आखिर मुसलमानों के हित की ही बात करते हैं, और सबसे ज्यादा मुखर तौर पे करते हैं, मुखर तौर पर करते हैं और देश भर में घूमकर करते हैं। लेकिन मुसलमानों को यह लगता है कि ये मुस्लिम वोट का बंटवारा कर रहे हैं, इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, तो इसलिए उनको बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, इसलिए उनको समर्थन नहीं मिलता है। तो ये आप मानकर चलिए कि जब तक ये ऐसा नहीं होगा कि उनको ये नहीं माना जाएगा कि बीजेपी की बी टीम है या ये मुस्लिम वोटों का बंटवारा करके बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, तब तक ओवैसी मुसलमानों के नेता नहीं बन पाएंगे। ओवैसी को तालियां मिलेंगी, मीडिया की सुर्खियां मिलेंगी, पर वोट नहीं मिलेगा। वोट नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा यूथ आता है, मुस्लिम यूथ सुनने आता है। एक पढ़ा लिखा बैरिस्टर विदेश से पढ़कर आया, लेकिन वो वोट नहीं देता है। तो इसलिए जो है ये कहना कि ओवैसी, मतलब बहुत से लोगों को लगता है कि शायद ओवैसी जो बनना चाहने के लिए महत्वाकांक्षा, तो अच्छी बात है। राजनीति में जो है सब में महत्वाकांक्षा होती, किसी पार्टी का हो, किसी संगठन का हो, महत्वाकांक्षा ना हो तो राजनीति में नहीं रहेगा। तो महत्वाकांक्षा होना एक बात है, लेकिन सच्चाई होना दूसरी बात है। ये दूसरी पीढ़ी है, जहां तक मुझे याद है ओवैसी की हैदराबाद से बाहर नहीं निकल पाए। महाराष्ट्र में पिछले चुनाव में 2019 में जरूर 2 सीटें जीते थे, लेकिन उसके अलावा जो है, और बिहार में विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जो है वो भी जो है किस इलाके में जीते थे जहां बीजेपी का कुछ नहीं है। तो जहां बीजेपी लड़ाई में होगी, जहां बीजेपी ग्राउंड पर मजबूत होगी या उसके आने की, उसके उम्मीदवार के जीतने की संभावना होगी, वहां ओवैसी को जो है मुस्लिम ओवैसी के लिए अभी मुसलमानों का सर्वे सर्वा बनना बहुत दूर की कौड़ी है। जिन्ना के बाद हिंदुस्तान में मुसलमानों का कोई नेता नहीं बना। मुसलमानों ने हिंदुओं को पहले जवाहरलाल नेहरू थे, उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुलायम सिंह यादव थे, वीपी सिंह कुछ समय के लिए रहे, लेकिन जब चुनने का मौका आया मुसलमान को उत्तर प्रदेश के वीपी सिंह और मुलायम सिंह में, तो उसने मुलायम सिंह यादव को चुना। क्यों चुना? हाँ, ये सबके मन में सवाल है। एक छोटी छोटी जाति भी होती है, वो भी अपना लीडर चाहती है। आज एक सोशल मीडिया पर मुलायम सिंह का पुराना जो है एक वीडियो चल रहा है कि मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने कह दिया कि हर हालत में 33% पुलिस में भर्ती मुसलमानों की होनी चाहिए। मुख्यमंत्री पद से हटने के बहुत साल बाद अयोध्या में जो उन्होंने गोली चलवाई थी कार सेवकों पर, उन्होंने कहा फिर मौका आएगा फिर चलवाएंगे। तो हिंदू विरोधी के रूप में उनको बीजेपी ने जो है उनका नाम दिया मुल्ला मुलायम, बीजेपी विरोधी नेता के रूप में उनकी छवि। मैं कहता हूं, देखिए राजनीति में परसेप्शन और रियलिटी जरूरी नहीं दोनों एक हो, लेकिन परसेप्शन पर लोग जाते हैं। परसेप्शन ये बना था और बना है कि मुलायम सिंह यादव हिंदू विरोधी है, या दूसरी तरफ से कहें मुसलमान समर्थक है। तो इसलिए जो है उनको मुसलमानों का वोट मिलता है। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, एक चुनाव का 2009 का, जब उन्होंने कल्याण सिंह से समझौता कर लिया था। अब बताइए, मुलायम सिंह यादव जो मुसलमानों के इतने प्रिय थे, केवल कल्याण सिंह को साथ ले लिया, तो इसलिए साथ छोड़ दिया। उसी चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 22 सीटें मिली थी, किस जो जनरल इलेक्शन में, एक बाई इलेक्शन में। उसके अलावा जो है वो 1984 और उससे पहले तक कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की बड़ी संख्या में सीटें मिलती रही हैं, उसके बाद से नहीं। तो केवल कल्याण सिंह को साथ ले लिया आपने, और वो उन्होंने साथ लिया था बैकवर्ड कंसोलिडेशन के लिए। वो कोई हिंदू मुस्लिम का सोचकर नहीं लिया था, लेकिन मुसलमानों ने इसको अपने खिलाफ माना और मुलायम सिंह को छोड़ दिया। तो इसलिए ये कहना कि जो है वोट बैंक नहीं है मुसलमान, मुझे नहीं लगता। चलिए शांतनु, ये बताइए कि अब ओवैसी साहब की बात हो रही है, क्योंकि कई जगह मतलब भी हमने देखा है कि सैयद सरवर चिश्ती साहब ने कह दिया कि भाई अब एक हो जाइए, अपना एक सुप्रीम लीडर आप चुनिए। तो आपको क्या लगता है कि जब मुस्लिम समुदाय जब वोट करने जाते हैं तो उनका एक पैटर्न होता है कि एकजुट होकर एक मूड बना लेते हैं, पर जब लीडर चुनने की बात आती है तो ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि भाई वन लीडर अपने लिए तय करें? जैसे आपने कभी कहा कि दे आर ओके बीइंग नंबर 2 नंबर 3।
छोटी छोटी कास्ट की भी अपनी पार्टी बन बनती है। जाती है, लेकिन जैसा प्रदीप जी ने कहा, जिन्ना के बाद कोई मुस्लिम लीडर नहीं हुआ। ओवैसी, जैसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, ही पंचेस वे अबव हिज वेट, जितना हम उनको टीवी में देखते हैं। मतलब कोई भी मुस्लिम इशू होता है तो एमआईएम का प्रवक्ता जरूर होता है, चाहे वो इशू का हैदराबाद से कोई मतलब नहीं होता, वो तो हैदराबाद की पार्टी, एक एमपी और उनके 12-13 एमएलए होते हैं। लेकिन शायद क्योंकि जिस तरह से ऑपरेट करते हैं, जिस तरह का उनका नेटवर्क है, अभी मैं देख रहा था कोई रॉयल इस्लामिक सोसाइटी है विश्व की, वो जॉर्डन में है, वो 500 बड़े इफेक्टिव मुसलमान लीडर्स वर्ल्ड के माने जाते हैं। वो विदेश से लिंकन इनसे पढ़े हुए हैं, बैरिस्टर हैं, हैदराबाद के बड़े स्कूल्स हैं, तो उनकी नेटवर्किंग जिस तरह की है वो तेज है, तो मार्केटिंग अच्छी है उनकी मार्केटिंग अच्छी है। और तभी चाहे इशू राजस्थान का हो, चाहे जम्मू कश्मीर का हो, अगर कुछ इस्लामिक इशू होगा तो उसमें एक एमआईएम का प्रवक्ता जरूर बैठा रहेगा। अभी सर ने कहा कि जरूरी नहीं है मुसलमान होना, गैर भाजपा होना है, गैर हिंदू होना नहीं है। मैं बी आर अम्बेडकर को कोट करूंगा। बी आर अम्बेडकर ने कहा, पहले मैं इंग्लिश में कहूँ, द एलिजियंस ऑफ अ मुस्लिम डज नॉट रेस्ट ऑन हिज डोमिसाइल ऑफ द कंट्री। मतलब किसी मुस्लिम की जो उसकी सरपरस्ती है वो उसके देश से नहीं, उसके धर्म से ज्यादा है। फिर वो कहते हैं, इन द अदर वर्ड, इस्लाम कैन नेवर अलाउ अ ट्रू मुस्लिम टू अडॉप्ट इंडिया एज अ मदरलैंड। मतलब इस्लाम कभी अलाउ ही नहीं करेगा उसको अपनी मातृभूमि मानना और हिंदुओं को अपना भाई या बहन मानना। तो ये बी आर अम्बेडकर जिन्होंने हमारा संविधान रचा, उन्होंने कहा है कि भाई ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, जब तक आपके साथ रहेंगे वो इसी तरह से रहेंगे। जैसे हमने देखा अभी मतलब जो शिया कंट्री हैं वो उसके फेवर में है, सुन्नी कंट्री हैं वो हिजबुल्लाह के जो चीफ है उनके मरने के, लेकिन हमारे यहाँ किसी को पता ही नहीं, वो दोनों विरोध में। कश्मीर में वो मुद्दा बन गया है, मतलब जिसका आपको कुछ पता नहीं, जिसका आपको कुछ इल्म नहीं, वो एक फॉरेन पॉलिसी इशू है। मतलब एक जो मुस्लिम उम्मा है वो काम करेगा ही करेगा, नॉर्थ से साउथ से। और वो भाजपा, जैसे बताया कि हमारे यहाँ तो उत्तर प्रदेश में क्या होता है, जो शिवसेना को वोटिंग करी इसलिए नहीं, वो शिवसेना के लिए वोटिंग करी क्योंकि वो उस समय भाजपा को हराती हुई दिख रही थी। जो भाजपा को कोई भी हरा ले, वो अब 1980 के बाद से, जब से भाजपा एक फोर्स बनी है, तब से मुस्लिम वोट भाजपा के विरोध में, जहां से भाजपा का कैंडिडेट हारता हुआ या भाजपा का सपोर्टिंग जो एनडीए का कैंडिडेट हारता हुआ, वही मुस्लिम वोट जाएगा। और ये बड़ी दुर्भाग्य की बात। कुर्बान अली जी, एक सवाल जो एक नेचुरली दिमाग में उठता है कि अगर फिर से हम ओवैसी, तो चलिए ठीक है, एक नाम है, एक अजमेर से एक चिश्ती साहब ने एक बात को हवा दे दी है, लेकिन आप देखिए कि बिहार में तादाद भी ज्यादा है, यादों से ज्यादा आपकी परसेंटेज लगभग 17%, ठीक है। उत्तर प्रदेश में भी आप अच्छे खासे नंबर में मौजूद हैं, पश्चिम बंगाल में भी, लेकिन आप हमेशा नंबर 2, नंबर 3, मतलब अखिलेश की पार्टी कहलाएगी, आजम खान की पार्टी वो कभी भी नहीं बन पाएगी। पश्चिम बंगाल में भी चले जाइए, ममता की ही पार्टी रहने वाली है। तो ऐसा बिहार में भी आपको कोई ऐसा मुस्लिम लीडर बड़ा एकदम चेहरा याद आता हो कि भाई हाँ, ही इज द मैन, ऐसा क्यों होता है? तो आप ये चाहती हैं कि मुसलमानों का कोई लीडर पैदा हो? मैं पूछ रही हूँ ऐसा क्यों होता है कि दे डोंट एस्पायर टू बी नंबर 1। इसलिए अब प्रदीप जी ने भी माना इस बात को, और मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि मुसलमानों ने अपना कोई लीडर नहीं हुआ जिन्ना के बाद 47 के बाद इस मुल्क के साथ जो इस मुल्क की मेजॉरिटी जिस तरह से वोट कर रही थी उस तरह से वोट किया। अभी शांतनु साहब ने अम्बेडकर साहब को कोट किया, मैं भी ज़रा सा कोट करना चाहूँगा। अम्बेडकर ने पार्टीशन और पाकिस्तान, उसी किताब से मैंने जी उसी में ये भी लिखा है कि किसी भी कीमत पे इस देश को हिंदू राष्ट्र बनने से रोकना होगा, जो भयानक ट्रेजेडी होगी अगर ऐसा हो गया तो। उसी में उन्होंने ये भी लिखा। पर उन्होंने तो 100% ट्रांसफर की बात मैंने आपने अपनी बात कही तो मैंने भी अपनी बात कही, तो मुझे इजाजत दीजिए प्लीज। बिल्कुल। और अंबेडकर भी पाकिस्तान के समर्थक थे, इसी किताब में उन्होंने कहा है। हम इस बहस में जाएंगे तो एक ये लंबी बहस हो जाएगी, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर मुसलमान किसी सेक्युलर पार्टी को वोट दे तो वो गलत, और हिंदू अगर हिंदू वोट बैंक के नाम पर किसी पार्टी को वोट दे तो वो जायज़। ये कहाँ की बात है? मेरे पास इंदिरा गांधी का वो बयान सबूत के तौर पर है कि 80 में आरएसएस ने हमारा समर्थन किया था, और 84 में तो नानाजी देशमुख का बयान है ऑन रिकॉर्ड, जॉर्ज फर्नांडिस ने अपने अखबार प्रतिपक्ष में छापा था, नेट पे मौजूद है कि इस वक्त इंदिरा गांधी की हत्या की गई है, सिख विरोधी दंगे चल रहे थे और आरएसएस उसमें शामिल भी था, और उसका समर्थन भी कांग्रेस पार्टी का कर रहा था, और बीजेपी 2 सीटों पर सिमट गई थी, खुद वाजपेयी जी तक हार गए। नहीं, इसलिए क्योंकि हम जब बात करें नहीं तो इसलिए कि ओवैसी को इस मुल्क के मुसलमान ने कभी लीडर नहीं माना और ना ही मानने की संभावना है। मीडिया जरूर प्रोजेक्ट करता है कि वोट कटवा बने, ये डिवाइडर। अब देखा ना आपने कि 6 सीटें उसने जीती बिहार में, और कितने दिन लगे उसको उसकी पार्टी को खत्म करने में, और 2 सीटें महाराष्ट्र से जीत करके आया लोकसभा की, तो वहाँ 0 हो गया। अब ओवैसी क्या करते हैं क्या नहीं करते इससे मेरा कोई सरोकार नहीं है।
इस मुल्क का मुसलमान इस देश के संविधान में विश्वास रखता है, उसी के तहत अपनी राजनीति भी करता है, अपने अधिकारों की भी मांग करता है और चुनाव लड़ता है। वो बिल्कुल एक कहीं वोट बैंक बन करके एक मुश्त किसी एक पार्टी के साथ कहीं एक चुनाव में गया हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं अपने शब्द वापस ले लूंगा। प्रदीप जी, कहानी इतनी सिंपल है या मुसलमानों के बीच में भी वर्चस्व की लड़ाई है? जैसे हिंदुओं के बीच में जात पात अपने अपने सेगमेंट सेक्स हैं और वो साफ दिखते भी हैं, तो क्या अब जैसे मदनी जी का बयान ले लीजिए, ठीक है, छोटे मदनी और बड़े मदनी का भी पूरा कलह जो है वक्त वक्त पर सामने आती रहती है, देवबंदी बरेलवी अलग अलग सेक्ट वहां पर भी दिखते हैं, तो क्या ये भी एक बड़ी वजह है कि कोई यूनानिमस वन लीडर के अंडर नहीं इकट्ठा हो सके मुसलमान? नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि उनके आपस में भी मतभेद है, मनमुटाव हैं, झगड़े हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हर नेता जो है हर सेक्ट का कोशिश करता है कि हमारा कद बड़ा हो, हमारा प्रभाव बड़ा हो, हम राष्ट्रीय स्तर के नेता बने। इसमें ना कोई शक है और ना कोई इसमें ऐतराज की बात है। होना ही चाहिए, हर पार्टी में होता है, हर समाज में होता है, हर वर्ग में होता है, उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन मुसलमान अपना नेता क्यों नहीं बनाता? हाँ, ये प्रश्न ये है। बिल्कुल। और वो नंबर 2 आजम खान इसलिए कि अगर वो मुसलमानों का नेता बनेगा जी, तो उसको बाकी समाज को जोड़ने में दिक्कत आएगी, क्योंकि वो हिंदुओं के खिलाफ बोलेगा तभी मुसलमान नेता बन सकता है, नहीं तो वैसी को बन जाना चाहिए था। वो तो केवल मुसलमानों के हित की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और जितना बाकी पार्टियों के दूसरे मुस्लिम नेता मुखर होकर नहीं बोलते, उससे ज्यादा कहीं एक्सट्रीमिज्म पे जाके बोलते हैं, सदन के भीतर बोलते हैं। सेक्युलर पार्टी ये इतना मतलब जो है एब्यूज्ड वर्ड है। भारत में सेक्युलर होने का मतलब है हिंदू विरोधी, मुसलमान परस्त। अगर आप हिंदू विरोधी हैं, मुसलमान परस्त हैं, तो आप सेक्युलर हैं। अगर आप हिंदू की बात आपने जैसे की, आप सांप्रदायिक हो गए। तो मुस्लिम परस्त होना सेकुलरिज्म है और हिंदू के हित की बात करना यह कम्युनलिज्म है। यह परिभाषा बना दी गई है, यह कहीं लिखा नहीं है, संविधान में नहीं है ऐसा कुछ, लेकिन यह पब्लिक परसेप्शन में यह बना दिया गया है और अपने व्यवहार से इसको एक तरह से व्यवहारिक जीवन में उतार दिया गया है। इसलिए कि वैसी जब पार्टी बनाएंगे, वैसी जब वोट मांगेंगे, तो उनको अपने लोगों का वोट पाने के लिए हिंदुओं का विरोध में बोलना पड़ेगा। और विरोध में बोलेंगे तो उनको वोट नहीं मिलेगा। या तो आप किसी जाति के नेता के रूप में उभर कर आए हों, जैसे लालू प्रसाद यादव या मुलायम सिंह यादव, उनको मालूम है कि इतना वोट तो हमारा पक्का है, इसके साथ मुसलमान मिलेगा। मुसलमान को भी मालूम है, वो उसी हिंदू को अपना नेता मानेगा जिसके पास अपना हिंदुओं का एक वोट बैंक हो। उसको बंगाल में मालूम है कि ममता बनर्जी के पास 25-30% हिंदू वोट है। यानी मुस्लिम पॉलिटिक्स करनी है तो किसी और दूसरी जात वाले नेता के साथ मिलके करनी होगी, जाति या धर्म, पार्टी हाँ, या, जो भी हाँ, मान मतलब लें, आपको उस तरह से मिलके करनी होगी। यू कांट स्टैंड मतलब आपके पास कुछ पूंजी है, कुछ क्या पूंजी है। हमारे जोड़ने से, हाँ, हमारे जुड़ने से तब फायदा होगा। अगर हम जुड़ेंगे तभी जुड़ेंगे जब आपके पास कुछ हो। कांग्रेस को क्यों नहीं पूछ रहे उत्तर प्रदेश में मुसलमान? राष्ट्रीय पार्टी है, देश की आजादी का आंदोलन चलाया, उसकी वारिस पार्टी है, तो उसके सेकुलरिज्म पर कोई शक है क्या? बीजेपी को नहीं वोट देते हैं, समझ में आती बात। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो कम्युनल पार्टी नहीं है, तो मुसलमान क्यों नहीं वोट देता है? क्योंकि कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में इस समय पिछले कई दशकों से कोई हिंदू वोट नहीं है, तो इसलिए मुसलमान कांग्रेस को वोट नहीं देगा। बीएसपी के बारे में मैंने बताया, उसको शक है कि ये जो है बीजेपी से मिल सकता, सिर्फ इसलिए, और कोई समस्या नहीं है। उसको मालूम है कि बीएसपी के पास जो है दलित वोट का एक स्ट्रॉन्ग आधार है, हाँ जी। और वो कमिटेड है, इसके बावजूद उनको वोट नहीं मिलता है। लेकिन जो है मुलायम सिंह यादव हो चाहे अखिलेश यादव हो, बिहार में आप देख लीजिए तेजस्वी यादव हो, +1 की ही भूमिका में रहेंगे। एक बात बताइए, जैसे अगर आप बिहार में देखिए, अब्दुल बारी सिद्दीकी, अली अशरफ आतमी, इनको छोड़ दीजिए, नंबर 2, जबकि मुस्लिम आबादी वहां जो मेरे पास डेटा है 17.7% है, ठीक है। अगर आप यूपी में चले जाइए लगभग 20% है, यादव जो है उससे कम है, और वहां पर भी आजम खान कुछ भी था, लेकिन हमेशा मुलायम और अखिलेश उनकी सरपरस्ती में ही रहे। बंगाल में टीएमसी में पहले ममता बनर्जी आती हैं, अभिषेक बनर्जी आते हैं, फिर जाके नूरुल इस्लाम, फिरहाद हाकिम का नंबर आता है। तो आप पॉलिटिक्स तो करेंगे वो वाली,
लेकिन कभी भी उनको नंबर 1 नहीं बनने देंगे। अब एस्पायर ही नहीं हो रहे हैं, गिव अप कर दिया कि हम नंबर 1 बन ही नहीं सकते हैं। नहीं, बिल्कुल वो एक स्ट्रैटेजी है। वो ऐसा नहीं है कि वो नंबर 1 बनना नहीं चाहते, क्योंकि उसे पता है कि अगर जहाँ पे जनसंख्या हो जाएगी 50%, 60%, बिल्कुल नंबर 1 बनेगा। उसे पता है मैं अभी तो 14-15% पे हूँ। मुझे भारत में फर्स्ट पास द पोल सिस्टम में कोई भी सरकार बनाने के लिए वो कम से कम 30% वोट चाहिए। जितनी भी सरकारें बनी 28-30% वोट चाहिए। तो मैं तो कितना भी ज्यादा हूँ, ओवरऑल स्टेट में 15% हूँ, 18% हूँ, 20%। तो मुझे एक पार्टी चाहिए जिसके पास एक डिसेंट वोट बैंक है, एक जाति का है जो हिंदुओं में जाति होगी, वो आएगा। और अगर मैं ज्यादा, जैसे प्रदीप जी ने कहा भाई मैं मुस्लिम पार्टी बनूंगा कैसे, वो तो हिंदू विरोध से या मुस्लिम पार्टी बनेंगे। आप सड़क की बात करके, पुल की बात करके, एक्सप्रेस, अगर वो है तो योगी आदित्यनाथ से अच्छा चीफ मिनिस्टर किसे मिला आज तक? मतलब आपको पता है जो आंकड़े आते हैं, उत्तर प्रदेश आपको पता है 40 जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम नंबर 1 है, और उसका मेजर बेनिफिशियरी मुसलमान है। जो घर मिले हैं, जो टॉयलेट मिले हैं, जो किसानों को डीबीटी मिला है, जो टॉयलेट मिले हैं, मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा है। वो तो उसको योगी आदित्यनाथ को भर भर के वोट देना चाहिए, लेकिन वो नहीं देगा। तो विकास की बात पे उसे वोट नहीं करना है। उसे तो जहां दिखेगा कि ये हिंदू है तो वो उसके अपोजिट में जाके वोट करेगा। तो उसको ऐसी एक पार्टी चाहिए जिसके पास एक 15-20% का अपना वोट बैंक है, उसके ऊपर में अपना 15% मिला के 30% आप सीएम बना देते हैं, लेकिन फिर भी खुद सीएम की कुर्सी पर काबिज होने तक की जो लड़ाई है उस संघर्ष में क्यों नहीं आते हैं? इस देश में कुछ चीज़ें अनरिटन कानून है कि इस देश का मुसलमान कोई प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता। राष्ट्रपति हो सकता है तो 2 बार, 3 बार, 4 बार हो गया। और ये बहस बेमानी है कि मुसलमान को आप मजबूर कर रहे हैं कि वो अपना एक वोट बैंक बना करके उसके बेसिस पे करे। मौलाना आज़ाद 1940 से 46 तक कांग्रेस के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट, और उसके बाद आज़ाद हिंदुस्तान में सबसे बड़े लीडर, लेकिन उन्होंने कभी अपने आप को मुसलमानों का लीडर नहीं कहा। वो इस देश के शिक्षा मंत्री थे। जाकिर हुसैन इस देश के राष्ट्रपति रहे, उन्हें कभी किसी ने, मुसलमान ने अपना लीडर नहीं माना। वो इस देश के लीडर थे। फ़खरुद्दीन अली अहमद इंदिरा गांधी की कैबिनेट से, मिनिस्टर से लेकर के राष्ट्रपति तक इस देश के मुसलमान के लीडर नहीं थे। और उसके बाद देखिए, अभी ये अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आर्गुमेंट गढ़ लेना बड़ा आसान होता है। 77 में कांग्रेस के खिलाफ जम करके वोट किया मुसलमान ने, जैसे उत्तर भारत के हिंदू ने किया इंदिरा गांधी और कांग्रेस के खिलाफ। 89 में राजीव गांधी की कांग्रेस के खिलाफ उत्तर प्रदेश और बिहार में मुसलमान ने उसी तरह से जम के वोट दिया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी तक को दिया। यहाँ ओखला में मदन लाल खुराना साउथ दिल्ली से चुनाव लड़ रहे थे, जाके पूछ लीजिएगा कि कितना वोट मिला था। सवाल ये है कि जब कांग्रेस गलती करती है, और कांग्रेस ने भी ये कोशिश की, अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ताला किसने खोला? कांग्रेस ने। शिलान्यास किसने कराया डिस्प्यूटेड साइट पे? कांग्रेस ने। बाबरी मस्जिद गिरवाई किसने? नरसिम्हा राव के रहते हुए। उसके बाद आप ये उम्मीद करेंगे कि कांग्रेस को वोट देगा? मुसलमान ने क्या कुछ पट्टा लिखा रखा है? वो उसे वोट देगा जो उसके इंटरेस्ट की बात करेगा। और उसके इंटरेस्ट की बात ये कि सेक्युलर पार्टियों का कहना इसलिए है कि वो कम से कम उनकी बात को, उनके दर्द को करते हैं। वीपी सिंह प्रधानमंत्री किसकी वजह से बने? मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री किसके वजह से बने? मुसलमान के वोट की वजह से बने। दिया मुसलमान ने वोट, बाकी और लोगों ने भी दिया, और एक देश सही रास्ते पे चला। 10 साल से आप एक मेजॉरिटेरियन कम्युनल एजेंडे के तहत ध्रुवीकरण करके, पूरे हिंदुओं को एकजुट करके आप चुनाव लड़ रहे हो, और आपके 400 एमपी में से एक भी मुसलमान नहीं होता है। क्या इसे आप पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कहोगे? इसे आप इंक्लूसिव डेमोक्रेसी कहोगे? प्रदीप जी प्लीज, मैं इंटरप्ट नहीं करता हूं मैं आपको। जो नहीं, तो सवाल यही है कि आपने 400 एमपी में से एक भी एमपी नहीं है आपका, एक दवा के लिए मिनिस्टर तक नहीं है, आप इसे इंक्लूसिव और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कह सकते हो? लेकिन आप कह रहे हो क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको यह प्रोविजन देता है कि आप मेजॉरिटेरियन कम्युनल एजेंडा चढ़ा करके एक मुल्क की 15% आबादी को साइडलाइन करके आप चला रहे हो सरकार। वो 15% आबादी बेकार का तर्क है। नहीं, सुनिए मेरी बात। 2020 के बिहार विधानसभा के चुनाव में कितने टिकट दिए जेडीयू ने, नीतीश कुमार ने? एक भी उम्मीदवार जीता क्या? सिकंदर बख्त वो हिंदू नेता तो नहीं थे, सांप्रदायिक, चूंकि जनसंघ में थे तो सांप्रदायिक हो गए। जनसंघ में कभी नहीं थे वो। उनको आप चांदनी चौक में रहते थे, उनकी अपनी गली में उनको 6 वोट मिलता था। 2 पति पत्नी का 2 वोट और 4 उनके नौकर थे, बस। एक मुसलमान वोट नहीं देता था उनको। भाई सिकंदर वक्त में ऐसी क्या खराबी थी? मुसलमानों का ऐसा क्या बुरा किया था उन्होंने? आरिफ मोहम्मद खान बीजेपी के टिकट पर कैसरगंज से चुनाव लड़े, उनके अपने इलेक्शन एजेंट ने उनको वोट नहीं दिया। आरिफ मोहम्मद खान क्या मतलब आरएसएस से आए थे?
आरिफ मोहम्मद खान ने मुसलमानों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था, वो मुसलमान नहीं थे। जी। तो अगर बीजेपी आरिफ मोहम्मद खान जैसे नेता को टिकट देगी, इसलिए उनको जो है मुसलमान वोट नहीं देगा, तो बीजेपी क्यों टिकट देगी? या कोई पार्टी, बीजेपी की जगह कोई और भी पार्टी हो तो क्यों टिकट देगी? जी चलिए, तो इसमें एक वक्त फैक्चुअल की सर- एक सेकंड बस लूंगा। सिकंदर बख्त जनसंघ में नहीं थे, चलिए, ठीक 77 है। में जीते, मुसलमानों के वोट से जीते, मिनिस्टर बने। सर सवाल यही था कि मुसलमान अपने लिए क्या ओवैसी को एक ओवरऑल लीडर के तौर पर स्वीकार करेंगे, या अभी उनको सिर्फ तालियां और सुर्खियां मिलेंगी, उनको वोट मिलना दूर की कौड़ी है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। तो इसी पर आप लोगों ने चर्चा की, थोड़ा बहुत भटके, लेकिन ठीक है, चर्चा कुल मिलाकर इस पर रही। आज के लिए कॉफी पर कुरुक्षेत्र में इतना ही।